नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम संविधान के टॉपिक में राष्ट्रपति के पार्ट 2 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति अर्थात पद्धति, आखिर राष्ट्रपति का चुनाव कैसी होती है, सारी प्रक्रियाओं को आज के टॉपिक में हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है राष्ट्रपति का भाग 2 और इसकी शुरुआत हम करेंगे अनुच्छेद 52 से। संविधान का अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस आर्टिकल में वर्णन है? अनुच्छेद 52 में। साथ ही साथ देश का संवैधानिक प्रमुख होगा तथा वरीयता क्रम में प्रोटोकॉल के अनुसार से देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। तो भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? भारत के राष्ट्रपति को। इसके साथ साथ भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का भी प्रतीक माना गया है। भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक माना गया है। तो अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, संवैधानिक प्रमुख होगा तथा प्रथम नागरिक, साथ ही साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 53 की ओर। आर्टिकल 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है राष्ट्रपति में निहित होगी और इन शक्तियों का प्रयोग वो स्वयं या अपनी प्राधिकारियों के माध्यम से करेगा। तो आर्टिकल नंबर 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इन शक्तियों का प्रयोग, अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग संविधान के अनुसार से स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगी। आर्टिकल नंबर 53 में एक बात और लिखा हुआ है, भारत का राष्ट्रपति जो है हमारी जो तीनों सेनाओं हैं उसका प्रमुख होगा। थल सेना, वायु सेना और जल सेना का प्रमुख कौन होंगे? भारत का राष्ट्रपति। इस बात का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 53 में। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में से प्रश्न पूछा गया है कि किस आर्टिकल में वर्णन है कि भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होगा? तो अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। अब हम देखेंगे आर्टिकल 54 को। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल के बारे में उल्लेख है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कौन है? अर्थात इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति को कौन चुनते हैं, मतलब उसकी मतदाता कौन है, राष्ट्रपति को चुनने वाले कौन लोग हैं, तो उसको हम देखते हैं। तो राष्ट्रपति को चुनने वाला है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, पहला। दूसरा चीज है राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य, आरएस का। और तीसरा है देश में जितने भी विधानसभा है, देश में जितने भी विधानसभा है उनके निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। जितने भी राज्य हैं वहां सब में विधानसभा है, तो उनके जो एमएलए है वो राष्ट्रपति, कैसा एमएलए? जो निर्वाचित है वही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेगा, इलेक्टोरल कॉलेज के अंतर्गत कहलाएंगे। तीसरा चीज है, तीन हमारा यूटी है, दिल्ली है, पौंडीचेरी है और जम्मू कश्मीर है, तो वहां भी विधानसभा संचालित है। हालांकि जम्मू कश्मीर में असेंबली डिसॉल्व है, तो वहां जब वहां की असेंबली बहाल हो जाएगी, वहां की जब चुनाव हो जाएगा तो वहां के भी सदस्य, निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। 2022 की स्थिति ऐसा था कि जिस समय राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो जम्मू कश्मीर का असेंबली डिसॉल्व था, वहां कोई भी निर्वाचित सदस्य नहीं थे, तो इस कारण से केवल दिल्ली और पौंडीचेरी के विधानसभा के सदस्य ही 2022 के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लिए। तो हमको एक चीज कंठस्थ याद रखना है कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल में कौन भाग लेता है? तो निर्वाचित सदस्य, मनोनीत वाली बात नहीं है, न विधान परिषद के सदस्य। इतनी सी बात हमको यहां याद रखना है, केवल निर्वाचित सदस्य के ऊपर हमको फोकस करना है, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो या विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हो, यही राष्ट्रपति के मतदाता है। कौन है? इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल नंबर 54। आगे हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के अंतर्गत किनको किनको शामिल नहीं किया गया है, अर्थात वोट देने की पात्रता से बाहर रखी गई है। तो पहला है राज्य विधान परिषद के सदस्य जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकता। जिस प्रकार से संसद का 2 सदन होता है,
एक सदन को हम कहते हैं लोकसभा और दूसरी सदन को हम कहते हैं राज्यसभा। उसी प्रकार से राज्य विधानमंडल का भी दो सदन है। राज्य विधानमंडल का दो सदन है, एक है विधानसभा और दूसरी सदन को हम कहते हैं विधान परिषद। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है, हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन विधान परिषद जो दूसरा सदन है राज्य विधानमंडल का, वो शामिल नहीं है, उनको वोट देने की पात्रता से बाहर रखा गया। क्या कारण है कि राज्य विधानमंडल के दूसरा सदन राज्य विधान परिषद के सदस्यों को वोट देने की पात्रता से बाहर रखा गया है? इसके पीछे रीजन है कि प्रत्येक राज्यों में विधान परिषद का गठन नहीं होना। भारत के मात्र 6 राज्यों में विधान परिषद का गठन है, बाकी के राज्यों में विधान परिषद का गठन नहीं है। अगर इन राज्यों को, इन 6 राज्यों को हम वोट देने की पात्रता के अंतर्गत रखेंगे तो दूसरे राज्यों के साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि इनका प्रतिनिधित्व ज्यादा हो जाएगा और दूसरे राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगी, तो असमानता हो जाएगी। समानता का जो सिद्धांत है वो क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, समानुपातिक वाली भाव। तो इस कारण से अभी सभी राज्यों में विधान परिषद का गठन नहीं हुआ है। यही कारण है कि इन विधान परिषदों को भी वोट देने की पात्रता से बाहर रखा गया। जिस दिन भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद का गठन हो जाएगा उस दिन सबको शामिल कर लिया जाएगा, सब क्या हो जाएंगे? पात्र हो जाएंगे। अब देखते हैं दूसरा है राज्यसभा के मनोनीत सदस्य जो है वोट देने की पात्रता नहीं रखता। राष्ट्रपति महोदय जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। तो मनोनीत सदस्य राज्यसभा के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं। हम तो पहले ही याद कर चुके हैं कि केवल निर्वाचित सदस्य, चाहे लोकसभा का हो, चाहे राज्यसभा हो या विधानसभा का हो, वही भाग लेंगे, मनोनीत का कोई रोल नहीं है। इससे पहले लोकसभा में 2 सदस्य एंग्लो इंडियन का राष्ट्रपति महोदय जो है क्या करते थे? मनोनीत करते थे। लेकिन 104वां संविधान संशोधन हुआ, उसके माध्यम से अब वो व्यवस्था समाप्त हो गई। आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति महोदय जो है लोकसभा में 2 सदस्यों को, एंग्लो इंडियन के सदस्य, उनको मनोनीत करके भेजते थे। अब विधानमंडल में भी विधानसभा के अंतर्गत एक एंग्लो इंडियन की पात्रता थी। अब एंग्लो इंडियन वाला बात ही नहीं है। नया संविधान संशोधन हो चुका है और उसके माध्यम से अब राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपाल जो है एंग्लो इंडियन के सदस्यों को मनोनीत नहीं कर सकते। अगर करते भी तो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकता। अब तीसरा जो है, अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है तो राष्ट्रपति चुनाव में कोई फर्क नहीं होगा। ऐसा 111वां संविधान संशोधन 1961 में प्रावधान किया गया है। किसी भी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लागू है, 356 का प्रयोग है, संवैधानिक आपातकाल की स्थिति पैदा हुआ है, तो असेंबली वहां का क्या रहता है? निलंबित रहता है। ऐसे कंडीशन में वहां का मेंबर भी निलंबित है, तो वो निलंबित जो मेंबर है वो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या भाग नहीं ले सकता। 11वां संविधान संशोधन 1961 ऐसा प्रावधान रखा हुआ है। समझ में आ गया? जैसे 2022 की चुनाव की हम बात करें तो उस समय जम्मू कश्मीर राज्य में असेंबली डिसॉल्व थी, जम्मू कश्मीर के जो इलेक्ट सदस्य थे वो निलंबित थे। इस कारण से उनको राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की अनुमति प्रदान नहीं किया गया। तो ये हो गया अपात्र लोग जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। अब हम देखते हैं नामांकन पत्र, राष्ट्रपति के नामांकन पत्र। तो राष्ट्रपति के नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, वो भी मतदाता होना चाहिए। कोई भी प्रस्तावक बनकर नहीं जा सकता। ऐसे में तो पूरा देश भर से राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए पूरा होड़ लगी रहती और निर्वाचन आयोग थर्रा जाता। तो इस स्थिति को संभालने के लिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में काबिल आदमी जाए और व्यवस्थित हो और जिससे व्यवस्था बनाया जा सके, उसको ध्यान में रखते हुए उसके प्रस्तावक और अनुमोदक में उनके मतदाता को ही शामिल रखा गया है। आम नागरिक उसका जो है मतदाता के अंतर्गत नहीं होगा, जो इलेक्ट है।
जो उनके अंतर्गत, जो इलेक्टोरल जनरल के अंतर्गत आता है, इलेक्टोरल कॉलेज के अंतर्गत, वही क्या करेंगे, उनके समर्थक बनेंगे। क्या बनेगा, एक प्रस्तावक बनेगी और दूसरा अनुमोदक। मतलब 50 मतदाता चाहिए प्रस्तावक के लिए, प्रोसीजर के लिए, और अप्रूवर के लिए भी 50 मतदाता की जरूरत है। इसके बाद देखते हैं काजन मनी, जमानत राशि। तो 15,000 रुपए की आवश्यकता है राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए। और ये कासन मनी जो है, जमानत राशि है, जब व्यक्ति जो है 1/6 कुल मतों का प्राप्त कर लेगा तभी उसको प्राप्त होगा। अगर उसकी जमानत जब्त हो जाती है तो उसकी राशि भी जब्त हो जाएगा। अर्थात 1/6 कुल वैध का मत प्राप्त नहीं कर पाता तो ऐसे कंडीशन में उसकी जमानत राशि क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में उसकी जमानत राशि क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 55। आर्टिकल 55 जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति का निर्वाचन आखिर कैसे होता है, पद्धति कैसा होता है, ये अनुच्छेद 55 के अंतर्गत वर्णन है। तो हम देखते हैं इसके अंतर्गत बिंदुवार। पहला है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होता है, अप्रत्यक्ष मतदान से। जनता डायरेक्ट राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकता। जनता जिन प्रतिनिधियों को चुनकर भेजे हैं वही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इसी कारण से इसको कहा गया है अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। दूसरा है गुप्त मतदान। जैसे दूसरे चुनाव, आम चुनाव में पब्लिक गुप्त मतदान करती है, उसी प्रकार की वही रीति राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी हमने अपनाई है, गुप्त मतदान प्रणाली से होगा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, समरूपता का सिद्धांत, जनता का समान प्रतिनिधित्व। अनुपातिक पद्धति मतलब हम राज्यों से भी समान मात्रा में भेजेंगे वोट मूल्य, और केंद्र से भी उतना ही, जितना यूनियन के माध्यम से उतना राज्य के माध्यम से क्या होगा, वोटों का मत मूल्य होगा। इसको ही हम कहते हैं समरूपता का सिद्धांत, जनता की समान प्रतिनिधित्व। तो एक विधायक का इसके अंतर्गत हम मत मूल्य देखते हैं। किसी भी राज्य का विधायक का मत मूल्य क्या होगा, अलग अलग होगा। मतलब अलग अलग राज्यों का विधायक का मत मूल्य अलग अलग होगी। वो निर्भर करेगा राज्य की कुल जनसंख्या बटे उस राज्य में कितने संख्या में एमएलए हैं, निर्वाचित विधानसभा के सदस्य हैं। इस प्रकार से जिस राज्यों की जनसंख्या ज्यादा है और एमएलए ज्यादा है, उस राज्य की जो एमएलए है उसकी जो है मत मूल्य अधिक होगा। जैसे यूपी की बात करें तो यूपी की जनसंख्या भी ज्यादा है और 403 वहां के विधानसभा में सदस्य चुने जाते हैं। तो इस प्रकार से देश में यूपी का जो विधायक है उसका मत मूल्य सबसे अधिक होगा। दूसरी ओर हम सिक्किम की बात करें, सिक्किम की जनसंख्या कम है और वहां मेंबर भी कम है, मेंबर ऑफ असेंबली जो है कम है। तो ऐसे कंडीशन में उस राज्य की मत मूल्य जो है उस विधायक का कम होगा। तो इस फार्मूला के तहत राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य की कुल निर्वाचित एमएलए गुना 1000 से हम किसी भी राज्य के विधायक का मत मूल्य की गणना कर सकते हैं। अब देश भर में कितने विधायक हैं उसको देखते हैं। तो देश भर में जम्मू कश्मीर राज्य को अगर छोड़ दिया जाए तो 4033 विधायक जो है इस समय इलेक्ट होकर के आ रही है। तो 4033 4033 अगर जम्मू कश्मीर को शामिल कर लें तो जम्मू कश्मीर का जो देखेंगे राज्य पुनर्गठन हुआ 2019 में, वहां राज्य पुनर्गठन हुआ जम्मू कश्मीर। तो उस कंडीशन में वहां पर जो है 107 विधायक निर्धारित किया है। जो अभी वर्तमान में हमारे जो एलओसी के अंदर है, अंदर वाला हिस्सा, उसमें 83 मेंबर होंगे और पाकिस्तान अधिकृत, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वहां 24 सदस्यों की क्या होगा, निर्वाचन होगा। तो कुल मिलाकर के जम्मू कश्मीर के लिए कितना है, 107 सदस्य इसमें हम जोड़ सकते हैं। लेकिन 2022 में जब चुनाव हुई थी राष्ट्रपति का, उस समय वहां की असेंबली डिसॉल्व थी। यही कारण है कि वहां के सदस्य जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लिए थे और केवल 4033 विधायक ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लिए थे। अब 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश में वर्तमान में क्या है, असेंबली है। तो 28 राज्यों में तो असेंबली है ही, साथ ही साथ 3 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर में भी असेंबली है। तो जहां जहां असेंबली बनेगी वहां का विधानसभा के सदस्य
क्या हो जाएगा, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेगी। उसका प्रत्येक विधायक का मत मूल्य काउंट किया जाएगा अनुपातिक पद्धति से। इसी प्रकार से हम देखते हैं संसद के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य कितना है। तो इसके लिए एक फार्मूला है, सभी राज्यों का एमएलए का मत मूल्य, सभी राज्यों का एमएलए का कितना मत मूल्य है, उसी प्रकार से संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो वर्तमान में 676 निर्वाचित कुल सदस्य है संसद के, लोकसभा का 543 और राज्यसभा का 233 सदस्य। तो इस प्रकार से कुल काउंट कितना है, 776, लोकसभा का 543, राज्यसभा का 233। अब इस आधार पर हम पूरे राज्यों का जो एमएलए का मत मूल्य है 2022 की स्थिति में वो थी जो है 5,43,221, 5,43,221 जो है कुल विधायक, जितने भी देश में विधायक है उसका मत मूल्य है। और उसको हम किससे भाग दे दिए, 776 से। तो हमको क्या प्राप्त हुआ, 700 प्रत्येक सांसद की मत मूल्य। समझ में आ रहा है। अब पूरे सांसदों की मत मूल्य हमको निकालना है, तो 700 जो एक सांसद की मत मूल्य है, और कितने सांसद है वर्तमान में निर्वाचित, 776। तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5,43,200। तो लगभग राज्यों के जो विधायक है उनका मत मूल्य और सांसदों का मत मूल्य दोनों बराबर है, ये समान प्रतिनिधित्व है। समझ में आ रहा है। थोड़ा अंतर आपको इसलिए दिखाई दे रहा है कि जिस समय इसको काउंट किया गया, जम्मू कश्मीर का जो असेंबली है वो डिसॉल्व था। जिस दिन वहां भी असेंबली लागू हो जाएगा, मतलब चुनाव हो जाएगी, तो ये बराबर मत मूल्य बनाया गया है। राज्यों का मत मूल्य और केंद्र के जो सांसदों का मत मूल्य क्या है, बराबर है। इसको याद रखना। अभी सांसदों का मत मूल्य घटा है, इससे पहले जो निर्वाचन हुआ था तो 708 थी, और अभी क्या था, नेक्स्ट चुनाव जो हुआ है उसके माध्यम में 700 थी। इसके पीछे कारण क्या है, जम्मू कश्मीर का जो विधानसभा है, असेंबली है, वो डिसॉल्व थी, यही कारण है। थोड़ा सा जो सांसद का मत मूल्य घटा है, 708 से 700 हो गया। असेंबली अगर बहाल हो जाएगी तो फिर से सांसदों का मत मूल्य बढ़ जाएगी। अब देखते हैं, केंद्र और राज्य के बराबर हिस्सेदारी रखने के लिए विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और संसद सदस्यों का जो जो मत मूल्य है काम बराबर रखा गया। पहले बता चुके हैं, थोड़ा सा अंतर आपको दिखाई दे रहा है, जम्मू कश्मीर के असेंबली नहीं होने के कारण से दोनों का मत मूल्य बराबर है। जनगणना का जो भाग है, मतलब 1971 को आधार माना गया है, और इसके पीछे कारण है उत्तर भारत और दक्षिण भारत का जनसंख्या में असमान वृद्धि। उत्तर भारत और मध्य प्रदेश में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी है, लेकिन दक्षिण भारत में जनसंख्या थोड़ा सा उस रफ्तार से नहीं बढ़ा है, इसलिए समान प्रतिनिधित्व का भाव समाप्त न हो। यही कारण है कि 1971 को आधार बनाया गया है, और 2026 में नए परिसीमन के बाद ही बदला जाएगा। 84वें संविधान संशोधन में यह व्यवस्था किया गया। 84वें संविधान संशोधन के माध्यम से व्यवस्था किया गया है कि राष्ट्रपति में के निर्वाचन के लिए जो आधार रहेगा 1971 रहेगी, और 2026 तक इसमें कोई बदलाव नहीं होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब चौथा पॉइंट है राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति रीति के अंतर्गत, वो पॉइंट है एकल संक्रमण मत पद्धति। ये इंपॉर्टेंट पद्धति है, वरीयता प्रणाली। वरीयता के क्रम के आधार पर मतदाता को वोट देना होता है। मतों का नहीं, मत मूल्य की गणना होती है। हम पहले इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि मतों का गणना नहीं होता राष्ट्रपति के चुनाव में, मत मूल्य की गणना होती है। देखते हैं कैसा होता है वरीयता क्रम। एकल संक्रमण पद्धति क्या होता है, मान लो जाए राष्ट्रपति के चुनाव में 3 कैंडिडेट खड़े हैं, ए, बी और सी, और 5 मतदाता जो है वोटिंग करेंगे, तो अपने आधार पर वरीयता तय करेंगे। वरीयता देना पड़ेगा, मतलब जो भी मतदाता आएगा उसको सभी राष्ट्रपति में जितने भी भाग ले कैंडिडेट, उनको वोट देना पड़ेगा। वोट देने की उनकी वरीयता होगी, किसी को 1 नंबर, किसी को 2, किसी को 3।
वो चुन सकते हैं, जिसको पसंद ज्यादा करेगा उसको 1 नंबर। जैसे मान लो जाए एक मतदाता वोट देने के लिए आया, राष्ट्रपति ए को प्रथम वरीयता दिया, राष्ट्रपति बी को तीसरा वरीयता दिया और राष्ट्रपति सी को उसने द्वितीय वरीयता दिया। उसके बाद दूसरा मतदाता आया, तो दूसरा मतदाता ने जो ए राष्ट्रपति को क्या किया, द्वितीय वरीयता दिया, बी को उसने प्रथम और 3 को सी को कितना दिया, तीसरा वरीयता। तीसरा मतदाता आया, उसने ए को फिर क्या दिया, प्रथम वरीयता दिया, बी को द्वितीय और 3 को सी को तृतीय। इसी प्रकार से चौथा मतदाता आया, उसने ए को तृतीय वरीयता दिया, बी को प्रथम वरीयता और सी को द्वितीय वरीयता दिया। पांचवा मतदाता आया, ए को तृतीय, 2 को द्वितीय और सी को पहला, मतलब बी को उसने द्वितीय। अब हम देखते हैं प्रथम चरण की काउंट करके देखते हैं कि कितना वोट किसको मिला है, प्रथम वरीयता कितना मिला है। तो प्रथम वरीयता, प्रथम जनगणना को हम देखते हैं, प्रथम चरण की जनगणना। तो एक किसको सबसे ज्यादा मिला है, एक किसको ज्यादा मिला है, तो एक कैंडिडेट को देखते हैं, तो एक बार और एक 2 बार। तो प्रथम वरीयता के हिसाब से ए कैंडिडेट को 2 वोट, बी कैंडिडेट को भी 2 वोट और सी कैंडिडेट को प्रथम वरीयता केवल एक व्यक्ति ने प्रदान किया है, 1। तो इस प्रकार से ए और बी को समान वरीयता प्राप्त हो गया प्रथम चरण के चुनाव में। और ये कम, और जो कम प्राप्त करेगा उसको आउट कर दिया जाता है, बाहर। अब यहां पर देखना है कि प्रथम चरण की जनगणना हुआ, काउंटिंग हुई, तो 2 कैंडिडेट को, ए और बी को बराबर वोट प्राप्त हुआ है। अब कैसे होगा, सबसे पहले होगा जो ये कैंडिडेट है जो बाहर हुआ है उसका वोट का शेयरिंग होगा, ट्रांसफर होगा, इन दोनों को बांट दिया जाएगा और ये चुनाव से बाहर हो जाएगी। अब द्वितीय चरण की जनगणना इसमें होगी। द्वितीय चरण की जनगणना कैसा होगा, अब देखिए द्वितीय चरण में कितने लोग, ये और 2 बचा हुआ है, तो दूसरी वरीयता कितना दिया है, इसको 1 वोट मिला है और इसको देखते हैं 2 मिला है, तो इसको कुल वोट कितना मिला, 3 और इसको कितना मिला, 4। इस प्रकार से ये बी कैंडिडेट जो है विजय घोषित हो गया। प्रथम चरण की जब जनगणना हुआ, जनगणना बोलता हूं, गणना हुआ, मतों का गणना हुआ, तो दोनों कैंडिडेट को बराबर वोट मिला था। सी कैंडिडेट जो है चुनाव से बाहर हो गया था और उनकी वोट को ट्रांसफर कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया और शेयरिंग कर दिया गया ए और बी को। उसके बाद द्वितीय चरण की मत गणना हुआ, तो उसमें देखा गया कि द्वितीय वरीयता के आधार पर बी कैंडिडेट को 1 वोट एक्स्ट्रा मिला ए कैंडिडेट से। इस कंडीशन से द्वितीय चरण में यह जो प्रत्याशी है उसको 4 वोट मिल गया और इसका 3 वोट मिल गया और ये विजय हो गई। यहां पर इसको विजय घोषित हुआ। जैसे कि एक 1969 के राष्ट्रपति के चुनाव में हुआ था, वीवी गिरी और नीलम संजीव रेड्डी के बीच चुनाव हुआ। प्रथम चरण के जब मतगणना हुआ तो दोनों को बराबर वोट मिली, लेकिन प्रथम चरण के जनगणना के बाद द्वितीय चरण का मतगणना हुआ, उसमें वीवी गिरी विजय हुए और भारत के नए राष्ट्रपति बना। तो इतिहास में पहली बार हुआ है कि 2 चरण की जनगणना हुआ है, वीवी गिरी राष्ट्रपति चुनाव पर जब लड़े थे तब ऐसी कंडीशन बना था। तो इसे ही हम कहते हैं एकल संक्रमण स्थानांतरित या वरीयता प्रणाली। इस प्रणाली में वोटों का स्थानांतरण होता है, किसका, जो हारे गए कैंडिडेट है, जो प्रथम जनगणना में, प्रथम मतगणना में जो बाहर कर दिया जाता है, उनका वोटों का शेयरिंग होता है 2 लोगों के बीच में, जो प्रथम जनगणना में, प्रथम गणना में, मतगणना में क्या किए थे, बराबर का वोट प्राप्त किए हुए थे। तो इसको अच्छे से समझ लेना। एक बार फिर से देखते हैं कि मान लो जाए राष्ट्रपति के चुनाव में 3 कैंडिडेट भाग लिए हैं, ए, बी और सी। समझ में आ रहा है, इनको वरीयता के आधार पर मतदाता वोट देगा, मतलब वोट देना सबको कंपलसरी है, एक ही व्यक्ति को पूरा वरीयता नहीं देगा। समझ में आ रहा है, और सभी व्यक्ति को एक ही वरीयता नहीं देगा, सबको 1-1 नहीं दे सकता, सबको 2-2 नहीं दे सकता, सबको 3-3 नहीं दे सकता, या एक ही व्यक्ति को 1, 2, 3, 4 नहीं दे सकता, सबको वरीयता में कोई ना कोई अंक देना पड़ेगा।
तो पहला मतदाता आया, उसने ए को 1 2 और 3 दे दिया, दूसरा मतदाता ने 2 1 3 दिया, तीसरा मतदाता ने 1 2 3 दिया, चौथा मतदाता ने 3 1 2 दिया, पांचवा मतदाता ने 3 2 1 दिया। इस प्रकार से 5 लोगों की वोटिंग हुई। काउंटिंग किया तो प्रथम मतगणना देखते हैं हम, प्रथम चरण की मतगणना देखते हैं, उसके अंतर्गत ये 2 वोट पाया और ये 2 वोट पाया और ये 1 वोट पाया। तो इसको तो बाहर कर देते हैं, ये बाहर हो गया, इसकी वोट के शेयरिंग हो गया, इन लोगों को स्थानांतरित कर दिया गया। उसके बाद दूसरी चरण की मतगणना होगा तो हम देखते हैं कि द्वितीय वरीयता किसको ज्यादा प्राप्त है। तो इसके अंतर्गत देखते हैं कि एक व्यक्ति को ही द्वितीय क्या दिया है, वरीयता दिया गया, इसमें 2 लोगों को द्वितीय। इस प्रकार से ये क्या हो गया, 2 वोट हो गया और इसका 1 वोट हो गया। टोटल वोट कितना प्राप्त कर लिए, 4, और ये कितना प्राप्त कर लिया, 3। इस प्रकार से इसकी वोट ज्यादा हो गई। समझ में आ रहा है। अब देखते हैं इसमें क्या है, न्यूनतम कोटा प्रणाली है। चुनाव 2 प्रकार का है भारत में, फर्स्ट पास द पोस्ट पोल सिस्टम, जिसके अंतर्गत ज्यादा वोट पाओ और विजय हो जाए, जैसे दूसरे चुनाव में होता है। लोकसभा, विधानसभा और जो ग्राम पंचायत के चुनाव होता है, जिसमें कितना भी कैंडिडेट हो, चुनाव लड़ रहा हो, जो ज्यादा वोट प्राप्त करता है उसको विजय घोषित कर दिया जाता है। मतलब पहले आओ और पद प्राप्त करो, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ये है एक पद्धति। दूसरा पद्धति है न्यूनतम कोटा प्रणाली। पहले दूसरे से कोई मतलब नहीं, आपको मिनिमम जितना वोट चाहिए उतना वोट आप प्राप्त नहीं करोगे तब तक आप क्या नहीं होगे, निर्वाचित घोषित नहीं होगे। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए फार्मूला है कुल वैध मतों की संख्या बटे 2 + 1। समझ में आ रहा है। कुल वैध मत जितना होगा, मान लो जाए राष्ट्रपति के चुनाव में कुल 100 वोट पड़े, वैध मत पड़े, तो उसको हम 2 से भाग दे देंगे और 1 जोड़ देंगे, तो 50 + 1 का फार्मूला, सीधी सीधी बात है, 50% + 1 की फार्मूला यहां पर लागू होगा न्यूनतम कोटा प्रणाली। जो कैंडिडेट 50% + 1 मत मूल्य प्राप्त नहीं करेगा वो विजय घोषित नहीं होगा। इसको ही हम कहते हैं न्यूनतम कोटा प्रणाली। एक बार फिर से समझ लीजिए कि न्यूनतम कोटा प्रणाली के अंतर्गत कुल वैध मतों की संख्या बटे 2 + 1। समझ में आ रहा है। जिस अभ्यर्थी को, जो भी कैंडिडेट है उसको अगर 50% + 1 एक वोट प्राप्त हो गया वही विजय घोषित माना जाएगा। यहां पर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम वाला फार्मूला लागू नहीं होगा, ज्यादा पाओ और जीत जाओ वाला प्रणाली यहां लागू नहीं होगा, उसको न्यूनतम कोटा प्रणाली, न्यूनतम मतलब 50% + 1 वोट उसका काउंट होना चाहिए तभी वो विजय घोषित होगी। अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी प्रकार का विवाद हो जाता है तो निर्वाचन का जो मामला है आर्टिकल 71 में वर्णन है और ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और उच्चतम न्यायालय ही उसके ऊपर फैसला देंगे। समझ में आ रहा है। कहीं पर भी उसका फैसला नहीं हो सकता। राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर किसी प्रकार का विवाद होता है तो उससे संबंधित वाद, उससे फैसला सुनने का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट को है, किसी अन्य को नहीं। तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम राष्ट्रपति के कार्यकाल, राष्ट्रपति की अर्हताएं, राष्ट्रपति की शपथ और राष्ट्रपति से संबंधित शर्तें और राष्ट्रपति का शपथ, ये मुख्य पॉइंट जो है नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।